अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये लेक्चर 1 पार्ट 4 का सेकंड पार्ट मुझे दोबारा अपलोड करना पड़ रहा है, रिकॉर्ड करना पड़ रहा है एक्चुअली। पहले साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था और वो अपलोड नहीं हुआ गूगल ड्राइव पे। उसके बाद मुझसे एक्सीडेंटली वीडियो डिलीट हो गई। तो इसको मैं अटेम्प्ट तो कर चुकी थी, लेकिन अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती हूँ। तो फिर बेसिकली अब जो ये वाली मिस्टेक है वो अब फिर ऑब्वियसली अब नहीं होगी। एल्गोरिदम में पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुकी थी। तो एल्गोरिदम n, इसके मैंने 3 कॉलम्स बना लिए। नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस कितने होंगे हर स्टेटमेंट में, फ्रीक्वेंसी हर स्टेटमेंट में नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट में यहाँ लिख दूँगी। एक लाइन में जितने भी ऑपरेशंस हैं वो ऐड होंगे, लास्ट वाले कॉलम में जितने भी हमारे पास कॉस्ट आती है उसको हम एंड पे ऐड करेंगे। वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी टोटल उस एल्गोरिथम की। आई इक्वल 0, एक ऑपरेशन है, एक ही बार परफॉर्म होगा, इसलिए टोटल कॉस्ट इज़ 1 into 1। मैं साथ साथ पेज स्लाइड करती जाऊंगी। अब देखें, ये वाली कंडीशन हमने फॉर लूप में देखी है। ये वाली कंडीशन एक्चुअली हमने क्लास में भी की थी। जब आई इनिशियलाइजेशन वैल्यू 0 है और आई इज़ लेस देन इक्वल टू n, तो हमने देखा था सॉरी, कंडीशन n+2 टाइम्स चलती है, यानी अगर मैं यहाँ n3 लूँ तो एक्चुअली कंडीशन 5 टाइम्स चलती है। तो विद दिस इनिशियलाइजेशन एंड दिस कंडीशन, द कंडीशन रन्स फॉर n+2 टाइम्स एंड इंक्रीमेंट एंड बॉडी will run for n+1 टाइम्स। लेकिन इंक्रीमेंट तो चले हैं नहीं, बॉडी हम देखेंगे कि पूरी की पूरी बॉडी n+1 टाइम्स चलती है। पार्ट 3 में मैं बता चुकी हूँ कि कौन सी चीज़ किसकी बॉडी में आती है और कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, तो आप लोग वो भी देखना और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक ऑपरेशन है लेस देन इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी इसकी बता चुकी हूँ n+2 है। This into this will result in n+2. अच्छा, do something। अब देखिए यहाँ कोई ऑपरेशन तो मैंने लिखा नहीं हुआ, या तो मैं लिखती ना समथिंग, कोई चीज़ ऐड हो रही है, इंडेक्स हो रही है, रिटर्न हो रही है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। या तो हम इस तरह की चीज़ों को टाइम कम्प्लेक्सिटी इतनी कम है कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। ये चीज़ मैंने आप लोगों को आगे पढ़ानी है, एक और कॉन्सेप्ट है। तो कुछ जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिनकी बहुत कम है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, और कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमने देखा है 1। ठीक है, तो कोई ना कोई ऑपरेशन जो भी यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, मैं लेट सपोज इसको लेती हूँ, ये 1 यूनिट ऑफ ऑपरेशन 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है। एक ऑपरेशन 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, और जब आप कहते हो ना 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है या 1 यूनिट ऑफ स्पेस ले रहा है, तो उसको आप कॉस्ट भी कह सकते हो। यानी दीज कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट। कॉस्ट किस लिहाज से? टाइम के लिहाज से। n+1, यानी इस कंडीशन में n+2 टाइम्स चलना था। ये डू समथिंग इसकी बॉडी में है तो ये n+1 टाइम्स चलेगा। टोटल कॉस्ट क्या बन जाती है? दिस इंटू दिस n+1। अब देखें, लूप के अंदर लूप है, सही है। मैंने कहा था लूप के अंदर लूप होगा तो आपके पास n² आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। ये कंडीशन के लिए +1 लिखा, लेस देन के लिए +1 और इंक्रीमेंट के लिए +1, यानी जितने भी एक स्टेटमेंट में ऑपरेशंस हैं उनको आपने ऐड करना है। अच्छा, इस लिहाज से हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी किसकी कितनी है। इस फॉर लूप ने कितनी बार चलना है, ठीक है, यानी इन पोर्शंस ने कितनी बार चलना है। लेस देन चलेगा। अब देखिए एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है, यहाँ कंडीशन लेस देन इक्वल है, यहाँ कंडीशन लेस देन है। कंडीशन के लिहाज से आपने उसको, जो जनरलाइज वैल्यू हमने देखी थी आपने वो यूज़ करनी है। हमने देखा था जब j 0 है, j लेस देन n है, j ++ है, तो
कंडीशन n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट करती है और j++ n टाइम्स एग्जीक्यूट करता है। तो इसकी इंक्रीमेंट की फ्रीक्वेंसी, इनिशियलाइजेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1। तो 1 × 1 1 आ गया। लेस देन की कितने ऑपरेशंस हैं? एक ऑपरेशन है। फ्रीक्वेंसी क्या है? n+1। तो n+1 × 1 क्या बन गया? n+1। इंक्रीमेंट कितने ऑपरेशंस हैं? 1। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? n। तो n × 1 बन गया n। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट कर रही है? 2n+2। अब आप पूछोगे मैडम ये क्या है? तो देखो, ये लूप चल रहा है इसकी बॉडी में। इसकी बॉडी ने कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट करना था? n+1। तो स्टेटमेंट में ना सिर्फ फॉर ने अपनी वजह से 2n+2 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, बल्कि इसकी बॉडी में होने की वजह से ये n+1 टाइम्स मोर एग्जीक्यूट करेगा। n+1 टाइम्स इसकी वजह से, 2n+2 इसकी अपनी वजह से। अब देखिए यहाँ से 2n जब n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, और मैंने कहा था लूप के अंदर लूप है, दैट मीन्स स्क्वायर में आएगी वैल्यू आपकी। अब देखो, इस लूप के फर्दर अंदर एक लूप है। तो हम देखते हैं, अब यहाँ देखो कंडीशन डिफरेंट है, या कंडीशन डिफरेंट है, या कंडीशन डिफरेंट है। तो इसको इसके लिहाज से सॉल्व करेंगे। सेम यही वाली चीज़, 1 फॉर इनिशियलाइजेशन, 1 फॉर कंडीशन, 1 फॉर इंक्रीमेंट। इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। इनिशियलाइजेशन एक दफ़ा, 1 × 1 1। इस कंडीशन के साथ मैंने आपको कहा था n+2 टाइम्स चलेगा, यही वाली बात। n+2 टाइम्स जो है वो कंडीशन चलेगा, तो n+2 × 1 बन गया n+2, और इंक्रीमेंट चलेगा n+1 टाइम्स। ठीक है, तो n+1 × 1 n+1। ठीक है, तो ये बन जाता है 2n+2। बट देखो ये चीज़ कहाँ है? इसकी बॉडी में है। लूप विद इन द लूप, यानी ये बॉडी है। अगर इस कंडीशन ने चलना था n+1 टाइम्स और इंक्रीमेंट ने चलना था n टाइम्स, तो उसकी बॉडी ने कितनी दफ़ा चलना था? n टाइम्स। सो ये 2n+2 अपनी वजह से चलेगा और n टाइम्स इसकी बॉडी में होने की वजह से चलेगा। और फर्दर n+1 टाइम्स क्यों चलेगा? क्योंकि ये फिर ये जो है फर्दर इसकी बॉडी में है। ठीक है, सो फाइनल क्या वैल्यू आती है? 2n+2 इंटू इसका n प्लस मल्टीप्लाई बाय n+1। लूप के अंदर लूप तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? क्यूब। और आप देखोगे इसका आंसर क्यूब में आएगा। अच्छा, डू समथिंग में फिर कहती हूँ कॉस्ट मैंने 1 ले ली। ठीक है, और ये चूँकि इसकी बॉडी में है तो इसने चलना है n+1 टाइम्स। ये इसकी बॉडी में है तो ये चलेगा n टाइम्स। ये फर्दर इसकी बॉडी में तो इतनी बार चलेगा n+1 टाइम्स। n+1 इंटू n इंटू n+1, n क्यूब हो जाएगा। लूप के अंदर लूप n क्यूब में वैल्यू आएगी आपके पास। अच्छा, यहाँ में ये वाली ब्रैकेट मिस हो गई थी, मैंने दोबारा, क्योंकि अब नई वीडियो बना रही तो मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया। यानी ये वाला फॉर लूप इसके अंदर है, ये वाला फॉर लूप यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, ये 2 फॉर लूप वाइल के अंदर हैं, ये वाला फॉर लूप इस फॉर लूप के अंदर है। ठीक है, अच्छा, ये वाली सेम 1 + 1 + 1 देखो कंडीशन के लिहाज से ये एक दफ़ा चलेगा, ये n+1 टाइम्स चलेगा, ये n टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू बन जाती है 2n+2। इसने 2n+2 चलना है, लेकिन चूंकि ये वाइल लूप की बॉडी में है तो ये कितनी बार और चलेगा? 2n+2 मल्टीप्लाई बाय n+1, क्योंकि ये तो रोटेट करता रहेगा, फिर वहाँ से वैल्यू चेक होगी, दोबारा रोटेट लूप आइट्रेट होती रहेगी वैल्यूज़। डू समथिंग, ये इसकी बॉडी में है, इसकी बॉडी में होने की वजह से ये n टाइम्स चलेगा। ये वाली फ्रीक्वेंसी सिर्फ इसकी, यहाँ टोटल है, यानी अब n टाइम्स तो ये इस लूप की बॉडी में होने की वजह से चलेगा, लेकिन वाइल की बॉडी में ये भी है
तो ये मल्टीप्लाई बाय n+1। n+1 कहाँ से आया? वाइल की बॉडी में जो चीज़ है उसने n+1 टाइम्स चलना है। और यहाँ पे फॉर एंड होता है, यहाँ पे वाइल एंड होता है, यहाँ पे रिटर्न 0, चूँकि वाइल यहाँ पे एंड हो चुका है इसलिए रिटर्न ऑपरेशन 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है, फ्रीक्वेंसी 1 है और 1 × 1 = 0। यहाँ लाइन में जो हैं वो ऐड होंगे, लास्ट में ये जो हैं वो ऐड होते हैं। तो ये वाले जो ऐड होते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 1, आप लोग नीचे देखते जाओ, 1 n+2 n+1 2n+2 into n+1 2n+2 into n into n+1 n+1 into n into n+1 2n+2 into n+1 प्लस, मैं अगर प्लस बीच में भूल रही हूँ तो प्लस डालना है आपने, प्लस n into n+1 + 1। तो ये जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो बेसिकली आंसर आ जाता है आपके पास 3n³ + 11n² + 14n + 9। आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा, आपका आंसर डिफरेंट आता है तो मुझे बताइएगा। लेकिन एक चीज़ मैं दोबारा बता देती हूँ, लूप के अंदर लूप तो आंसर आएगा क्यूब में, जैसे यहाँ क्यूब में आ रहा है। लूप के अंदर लूप तो आंसर आएगा स्क्वायर में, जैसे यहाँ स्क्वायर में आ रहा है। लेकिन हाईएस्ट चूँकि 3 दफ़ा लूप है तो आपके पास जो भी इक्वेशन आएगी वो सबसे ज़्यादा बड़ी जो n की पावर होगी वो 3 होगी, क्योंकि हमारे पास लूप के अंदर लूप है।